हमें लगता है कि शायद जो खूबसूरती है सिर्फ गोरे रंग होने में है। ग्लूटाथायोन जो ड्रिप्स हैं या पहले इसका रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं मार्केट में जहाँ पे हमें लगता है कि हम गोरे हो सकते हैं। हालांकि जो रंग आपका मौजूद है, अगर आप उस पर निखार लेकर आ रहे हैं, उसको संवार रहे हैं, उससे खूबसूरत रंग कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी बेहतरी चाहते हैं, ब्राइटनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या आपका पर्पज़ जो भी है, इन ड्रिप्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये ड्रिप्स क्या काम करती हैं, किन के लिए फ़ायदा मंद है, किन के लिए नुकसानदेह है, एनर्जी ड्रिप्स बेसिकली क्या हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज साहब ने, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे लगता है मैं तीसरी बार आपसे पूछ रही हूँ कैसे हैं आप जी। और तीसरी बार आप जवाब दे रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर शहबाज, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो तो ठीक है ब्राइटनिंग के लिए, ख़ुद को ठीक करने के लिए, लोगों को क्रेज़ होता है गोरे रंग होने का कि हमें ऐसी कोई ड्रिप लगा दें कि मैं ड्रिप लगा के घर जाऊँ, मेरी रंगत ही बदल गई हो। एक्चुअली ये एक मार्केटिंग टूल है जो यूरोपियंस ने हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिसमें साउथ ईस्ट एशिया आता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा जो कलर थोड़ा सा सांवला है, इसके लिए उन्होंने मार्केटिंग के लिए उन्होंने पहले दुनिया में हाइप क्रिएट किया गोरे रंग का। जब गोरे रंग को उन्होंने हाइप क्रिएट किया तो फिर उन्होंने उसका फिर इलाज जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में उन्होंने मार्केट में लाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले उन्होंने वाइटनिंग क्रीम्स लाना शुरू की, फिर उसके बाद हमारे कुछ हुक्मा ने अपने ट्रीटमेंट्स अपने टोटके उसके साथ देना शुरू किए। फिर कुछ अरसा चलता गया कि वाइटनिंग क्रीम्स के बाद वाइटनिंग की टैबलेट्स आना शुरू हो गई, वो लोगों ने लेना शुरू की। फिर अभी जो रीसेंट इरा जो चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई अबाउट ग्लूटाथायोन। वो क्रेज़ जो है वो एक्चुअली क्रिएट किया गया था टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो क्रीम्स थी उनको, या जो उनकी टैबलेट्स थी, जैसे हमको पता है कि मल्टी नेशनल जो कंपनीज़ होती हैं उनकी सारी गेम्स होती हैं, तो वो जो है क्रेज़ अभी तक बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अगर आप कभी किसी इंग्लिश कंट्री में जाएं या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं तो हम देख रहे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को टैन करने के लिए वो लोग बीचेस का जो है रुख करते हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी बॉडी को टैन करते हैं। उनके लिए वाइट बाकायदा क्रीम्स मौजूद हैं जिससे वो टैन करते हैं। उनके लिए जो वाइट कलर है बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि वाइट कलर के अंदर जो स्किन का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि उनका जो कलर है वो गंदुमी हो जाए, और हमारे यहाँ उल्टा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा कलर जो गंदुमी है या ब्लैक है वो वाइट हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने हर एरिया के हिसाब से वहाँ के लोगों की स्किन बनाई हुई है। जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला रंग है, जहाँ पे सन एक्सपोजर दरमियाने तबके का है वहाँ पे अल्लाह ताला ने मेलानिन की जो प्रोडक्शन उतनी कम बनाई है तो उनका सांवला कलर है, और जहाँ पे सन एक्सपोजर बहुत कम है, सर्द इलाके, वहाँ पे रंगत जो है गोरी है। तो अल्लाह ताला ने हर इलाके के हिसाब से हमारी स्किन को एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन हम लोगों के अंदर एक वो क्रेज़ जो है डाल दिया गया है कि जो वाइटनिंग है अगर आप नहीं वो अचीव करेंगे तो क्या होगा, तो ना आपका रिश्ता होगा, आपको मुआशरे में बुली किया जाएगा, और कई लोग तो जो हैं वो अपने कलर की वजह से इतने डिप्रेस होते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और ये हम अपने ही फील करवाते हैं कई बार। तो मुझे लगता है माएँ इस बात को ज़्यादा करती हैं, क्योंकि बच्चियां हैं तो क्रीम लगवानी शुरू कर दी, या कपड़ों के रंग जो है बचपन से ही वो अलहदा करना शुरू कर दिए कि ये वेयर नहीं करना, ये ज़्यादा ऐसे लगेगा, तो नाम भी हम रखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात आपने की। माएँ जो हैं अगर एक बच्चे का रंग थोड़ा सा चिट्टा है, दूसरे का ब्लैक है, तो दोनों को लेके आ जाएंगी, डॉक्टर साहब ये जो है मेरा बेटा वाइट है, देखें कितना प्यारा है, और ये मेरी पे गया, ये खाला पे गया। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो है इसकी वाइटनिंग के लिए मुझे कुछ दे दें। 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लेके आ रहे होते हैं। हालांकि उनको ये समझाया नहीं जाता कि वाइटनिंग से ज़्यादा जो है स्किन आपकी अगर अच्छी है, ग्लो कर रही है, तो साफ़ सुथरी है, तो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि ज़्यादा वाइटनिंग की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं
जो कि ब्यूटी आइकन माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल काजुल की आप मिसाल ले लें, उसमें भी ड्रिप्स लगाकर साफ कर लिए। शी इज़ नोन एज वाइट ब्यूटी, तो सॉरी ब्लैक ब्यूटी। इसी तरह रानी और मुखर्जी, हाँ जी बिल्कुल, कई ऐसे जो हैं वो आप मेल एक्टर्स उनके देख लें, इंडियन मेल एक्टर्स देख लें, पाकिस्तानी देख लें, सारे जो हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा गोरा हो और सारी दुनिया उनको पसंद करती है, उनकी पर्सनैलिटी को सारे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना सबने मुझे लगता है कि अपना कलर जो है साफ़ करवाना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि शायद इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी हमारे सामने भी ब्लैक मॉडल्स हैं, ऐसी कुछ आती हैं, बहुत अट्रैक्शन होती है उनमें जिनका कलर इस तरह से उस तरह से होता है। लेकिन खैर अपनी अपनी पसंद है और हमने कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इस तरह से सेट कर दिए हैं कल्चरली भी अपने घरों में भी, तो सब उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इसके नुकसानात की तरफ आते हैं, किन लोगों को ये ड्रिप्स यहाँ पे ये जो इंजेक्शंस या ग्लूटाथायोन चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए टैबलेट्स की सूरत में या ड्रिप्स की सूरत में? अच्छा, ग्लूटाथायोन जो है जब से हाइप इसका क्रिएट हुआ है, ज़्यादातर ये फिलिपाइन और थाईलैंड वगैरह उधर से शुरू हुआ था। उधर के जो लोग हैं उनका कलर चूँकि बहुत बेहतर होता है हमसे, तो हमसे ज़्यादा बेहतर होता है, तो उनको थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ जाए तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि इसका वाइटनिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। एक्चुअली ये यूज़ किया गया था, ग्लूटाथायोन जो यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी जो कि कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही ये देखा गया कि ये स्किन को वाइट भी करता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट कि हमारे स्किन को जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को या बॉडी को डैमेज करते हैं, फ्री रेडिकल्स, ये उनको एलिमिनेट करता है। तो इस वजह से इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसका वाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी आता है। तो इसको जब ये देखा गया, फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वाइटनिंग वाला भी यूज़ किया गया हायर डोजेज़ पे। तो जब हायर इसकी डोजेज ली गई तो उसके साथ देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका कलर बेहतर होना शुरू हो गया। लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं माइंड में रखनी चाहिए कि जितना इसका डोजेज यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसमें हमें ज़्यादा मिकदार में चाहिए होगा, अगर कोई यंग बच्चा है उसमें हमें कम मिकदार में चाहिए होगा। तो जैसे हम डोजेज बढ़ाते जाते हैं तो लिस्ट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारा जो लिवर है, जिगर जिसको कहा जाता है, वो ख़ुद भी ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी में इतने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उसको वो कॉम्बैट कर सकें। अगर ग्लूटाथायोन लिवर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो फ्री रेडिकल्स के साथ कॉम्बैट नहीं कर पाएगा। जब हम लोग आईवी इंजेक्ट करते हैं तो लिवर कहता है कि ग्लूटाथायोन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल, तो वो उसकी प्रोडक्शन कम कर देता है। फिर इसके जो साथ और भी हम लोग इंजेक्शन डालते हैं वो भी जाके लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले लोड पड़ता है लिवर पे। तो लिवर पे जब लोड पड़ता है तो हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी कि लिवर का जो ख़राब होना है वो इसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। फिर इसने सर्कुलेशन के ज़रिए, क्योंकि एक्सक्रीशन हमारी थ्रू किडनीज़ होती है कई चीज़ों की, तो जब भी किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है थ्रू हमारे ब्लड ने वो किडनीज़ के थ्रू करना है, तो दूसरा हमारा जो अफेक्ट होता है वो किडनीज़ अफेक्ट होती हैं। तो इस वजह से ग्लूटाथायोन से पहले हम किसी भी पेशेंट का एक तो CBC करवा लेते हैं कि उसको कोई खून का मसला तो नहीं है, जो कि मोटा मोटा हमें पता चल जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या जो है रेड ब्लड सेल्स का कोई इशू हो। फिर उसके अलावा हम उसका किडनीज़ का स्टेटस और लिवर का स्टेटस भी देखते हैं। जब भी आप ओवरडोज करेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ख़राब होने का हो सकता है, CBC भी, लिवर फंक्शन टेस्ट भी और किडनीज़ का भी। इवन के जो इधर है ये फिलिपाइन है, वहाँ पे 3-4 साल पहले कुछ डेथ्स रिपोर्ट हुई थी, इस वजह से उन्होंने बैन कर दिया था वहाँ पे। कराची वगैरह में या जो इधर इंडिया वगैरह में, इधर बहुत ज़्यादा इसका पहले क्रेज़ था, लाहौर आने से पहले उधर ज़्यादा क्रेज़ था, तो लोगों ने ये लगवाए हैं। उनके साथ भी कुछ जो हैं वो डेथ्स रिपोर्टेड हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आई और उसके बाद गायब हो गई, उनकी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनी।
तो इस वजह से जो भी चीज़ लेनी है वो मॉडरेशन में होनी चाहिए। एक्सेसिवली अगर यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली आएंगे। तो आईवी ड्रिप्स और जो एनर्जी ड्रिप्स होती हैं उनमें कोई डिफरेंस होता है? कहा जाता है कि ये वाइटनिंग के लिए नहीं यूज़ की जा रही हैं, आपको ज़रा एनर्जी दे देंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर देंगे, ऐसा अच्छा, कुछ जो होता है? एनर्जी ड्रिप्स हैं वो अभी न्यू चैप्टर है। जो आईवी ग्लूटाथायोन उनकी ड्रिप्स हैं वो तो वाइटनिंग के लिए यूज़ होती थी। वाइटनिंग का एक जैसे आपको पता है मार्केट में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई एक नया नई चीज़ शोशा आ रही छोड़ा होती जाता है। है। तो इसी तरह अभी NAD ड्रिप्स आ गई हैं, NAD ड्रिप्स उनको कहा जाता है। ब्लू कलर की ड्रिप्स कहते हैं जी, हमने लगवानी है। ओके। बड़ा प्यारा सा स्काई ब्लू कलर का इंजेक्शन होता है, कहते हैं जी हमने वो लगवाना है। NAD एक्चुअली हमारी बॉडी में एक हर सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है। जैसे बिजली जहाँ से पैदा होती है वहाँ पे पावर हाउस होता है, इसी तरह हर सेल के अंदर एक पावर हाउस होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, तो वहीं पे बॉडी की रिपेयर होती है। जितने सेल्स की डेथ हो रही होती है, एजिंग हो रही होती है, उनकी रिपेयर की जाती है। सेल की डिवीज़न में वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो वहाँ पे ये NAD जो है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसको कहा जाता है, ये यूज़ होता है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये वाइटनिंग इफेक्ट लेकर आने के लिए? नो, दिस इज़ नॉट फॉर वाइटनिंग इफ़ेक्ट, ये एंटी एजिंग इफ़ेक्ट और ये एनर्जी बूस्टर के तौर पे यूज़ होता है। इसको एक्चुअली एक नाम तो एक फैंसी सा दे दिया गया है कि NAD ड्रिप्स, लेकिन अगर हम आम तौर पे बात करें तो B3 विटामिन होता है जिसको नियासिन कहा जाता है, जिसका जैसे हमने उसके दूसरे डेरिवेटिव्स जैसे निकोटीनिक एसिड या नियासिनामाइड का भी बड़ा सुना हुआ है। B कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, उसके बारे में हम लोग पहले भी बात करते रहते हैं कि दैट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव फॉर आवर बॉडी। गोश्त से मिलता है, फिर इसके अलावा जो है वो जो लिवर है या होल ऑर्गन मीट है वहाँ से मिलता है, फिर उसके अलावा वो मिल्क से मिलता है, और उसके अलावा जो जैसे ये सारे हैं अंडा है और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वहाँ से मिलता है। जितने भी प्रोटीन, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों के जो भी हम करते हैं खास तौर पे उसके लिए। प्रोटीन्स में, खास तौर पे प्रोटीन्स वगैरह में उनसे मिलता है। तो वो एक्चुअली जब हम लेते हैं नियासिनामाइड या जो है नियासिन जब हम लेते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू NAD। तो जब वो NAD में कन्वर्ट होता है तो हमारी बॉडी को जाके वो एनर्जी देता है। इसको एज ए एनर्जी वो जो है बूस्टर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको इससे पहले एडिक्शन सेंटर्स में भी यूज़ किया जा रहा था। क्योंकि जो सारी नशावर अद्वियात होती हैं वहाँ वो क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी के सारे सेल्स को प्री मैच्योरली एज कर रही होती हैं, और इसके अलावा हमारे जो दिमाग के सेल्स हैं उनकी सेल डेथ की कॉज बनती हैं। तो ये क्या करता है, NAD उनको रिप्लेनिश करता है। जब NAD उनमें वो बड़ा हायर डोजेस में देते हैं, जब NAD उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है तो इसमें देखा गया है कि उनकी नर्व जो डीजनरेशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। इस वजह से अल्जाइमर्स वगैरह में, यानी कि भूलने वगैरह की बीमारी में, और एडिक्शन सेंटर्स में इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने इसको एंटी एजिंग के तौर पे भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। एंटी एजिंग कैसे काम क्या करती है, कैसे हमारी एज को ये रिवर्स करती है या किस तरह से करती है? जब आपका सेल जो डाई हो रहा है उसको हम उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम 25 के बाद हम कहते हैं कोलेजन लॉस होना शुरू हो जाता है। सेल्स की जो अंदर उनके माइटोकॉन्ड्रिया है या उनके अंदर जो एनर्जी साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो जब हम ये ऐड करते हैं तो ये उन सारों को रिप्लेनिश करता है। तो अब उनको जब रिप्लेनिश करता है तो सेल्स की जो एज है वो बढ़ जाती है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं, कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ती है। इसकी वजह से हम उसके फ़ौरन बाद जो है बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो ग्लो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स है,
जब हम एक पेशेंट को देते हैं जो कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का होता है, उसको देते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद फील करता है कि वाकई उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। उसकी एक्चुअली वजह ही ये है कि वो डिफरेंट जो सेल के अंदर पाथवेज हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जाके ट्रिप्टोफैन हो गया, ये विटामिन B3 हो गए या इसके डेरिवेटिव्स नियासिनामाइड या निकोटिनिक एसिड, वो सारे एक्चुअली दे गॉट कन्वर्टेड इनटू NAD। सही हो गया। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में ये जब भी आपने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाना है, एक तो सबसे पहले उसके लिए ख़ुद को इवेल्युएट करवाएं। आपकी बेसलाइन जो है वो हेपेटाइटिस B, C और इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और उसके अलावा जो है CBC, ये बेसलाइन टेस्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद फिजिशियन से मिलके ये आपको डिसाइड करना चाहिए कि वेदर आप उसके कैंडिडेट हैं भी कि नहीं। अगर आप उसके कैंडिडेट हैं देन गो फॉर दैट। अगर आप उस चीज़ के कैंडिडेट नहीं हैं तो उससे अवॉइड करना चाहिए। उसको जितना ज़्यादा हो सके अपना फूड से उसकी कमी को पूरा करना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक ने आपको जैसा भी बनाया उसमें उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को संवारें, निखारें, लेकिन डिग्रेड लोगों को ना करें उनके रंग की बिना पर, उनके कद की बिना पर, उनके जिसामत की बिना पर।